हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। एंड जो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर ऑल इंडिया रैंक 1 कुशाग्र जिसका सीए इंटरमीडिएट 2024 में रैंक 1 आया, उसकी आप प्लीज हमारे साथ में सर्टिफाइड कॉपीज एक बार के लिए उसकी दिखाइए कि वो पेपर किस तरीके से लिखता था। तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है जो बच्चे पेपर देने वाले कि इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो यस, हम भी जबरदस्त नंबर पेपर के अंदर में लेके आ सकते हैं। और जैसी बातें हम लोग आप लोगों के साथ क्लास में अगर करते हैं, अगर आप उन सभी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप सभी बच्चे भी बेटा नंबर लेके आ सकते हैं। मैं आप बच्चों के साथ में इतनी बात जरूर करना चाहूंगा एट द बिगिनिंग ओनली कि मैं यहाँ पे कोई आंसर को क्वेश्चन के साथ नहीं वेट कराने वाला। वो मैं आप लोगों के साथ बेटा अलग से पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर दूंगा जो हमारा May 24 का था। However, मैं आप लोगों के साथ मेनली बात करने जा रहा हूं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है बेसिक, जिसके बेसिस पे हम लोग एक एग्जामिनर को इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि यस हमें पता है, आप लोग हमारे पेपर को चेक कर रहे हैं और हमें अपनी तरफ से आप मार्क्स दे रहे हैं। और आप लोग ये भी देखेंगे कि हमारे एग्जाम में जैसे मैं कहता हूं स्टेप वाइज मार्किंग है वैसे ही होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के पास बेटा एग्जाम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये है ओएमआर वाला जिसके अंदर में आप एमसीक्यूज क्या करते हैं। तो आपके पास एमसीक्यूज वाले में उसके जैसे मार्क्स ऑब्टेन 28 लिखे हुए, तो ये आप लोगों को शीट मिलती है, ऊपर से वो कट करी होती है जहां पे बच्चे का सिग्नेचर वगैरह रोल नंबर वगैरह लिखा होता है। तो ये एमसीक्यू वाले। और जैसे हम बेसिक बातें बोलते हैं ना कि आप लोगों को अपनी तरफ से जो एमसीक्यू बुक की सीरियल नंबर है ये आपको कॉलम 6 से भरने हैं, ठीक है ना। ये पेपर नंबर 1 है, जैसे ये पेपर का कोड है तो आपको उसको अपने पास में ओएमआर में आपको भरने। और ये आपके आ गए जो आंसर्स है, तो टोटल में 15 क्वेश्चन है, तो उसको जो फिलअप किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको ओएमआर भरना है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई आंसर शीट में अलग से लिखना होता है, ओएमआर शीट में ही आप लोगों को भरना होता है। इंटरमीडिएट है, न्यू स्कीम है, तो उसको आपको बताना होता है। तो बेसिक है, तो जो आंसर आपके पास में ऑप्शन है उसको करना, और कोई कटिंग वगैरह कोई इसमें ऐसा नहीं करनी। अपनी तरफ से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप कौन से वाले को अपने पास आंसर में दिखाना चाहते हैं जो आपको लगता है। तो 15 एमसीक्यू जनरली अब तक एमटीपी और पेपर के हिसाब से देखने को मिला, दो दो नंबर के होते हैं, तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं। दिस इज द एमसीक्यू पार्ट। नाउ कमिंग टू द जो पेपर वाला पार्ट है, इसका फर्स्ट पेज जहाँ पे वही पेपर कोड भरा हुआ है आपके पास में, और बाकी चीजें आ रही है, ठीक है ना। ये एमसीक्यू बुकलेट वाला जो पेज है वो आ गया। एंड देन जो आता है बेटा ये है कि आप लोगों की जो फर्स्ट पेज आती है आफ्टर दैट एमसीक्यू बुकलेट, कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस किए। क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है 70 का 14 मार्क्स का। 2 से लेकर 6 तक में हमें कोई भी अपने पास में जैसे 4 क्वेश्चंस आपके पास में करने होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसने कुशागर ने 4th क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसने नहीं किया तो उसने मार्क नहीं किया, बट ये मार्किंग आप जरूर करके आओ आपके पास में कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये अपने पास लास्ट में जरूर था। नो, इसके बाद जैसे हाँ क्वेश्चन नंबर इसने 3A से शुरू किया, 3rd क्वेश्चन से शुरू किया। अब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको फर्स्ट ही करना, कंपल्सरी वाला वो बाद में भी कर सकते हो भाई, वो तो कंपल्सरी है। जो क्वेश्चन आता है पहले हम उसे अटेम्प्ट करें ना अपने पास में। अब बहुत क्लियरली देखिए मेंशन किया हुआ है सेंटर में आंसर टू क्वेश्चन 3 भी। अगर आप वो इधर लिखते हैं कई बार के लिए क्या होता है वो मिस हो जाता है, अगला वाला पार्ट शुरू हो गया तो आप मिडल में लिख रहे हैं, तो विच मेक्स अ वेरी आपके पास में क्लियरली डिमार्केशन कि भाई ये हमारा 3A है। और इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि ऐसे क्या क्या होता है बेटा डिजिटल मार्किंग होती है, और उस केस के अंदर में क्या होता है कि आपके स्टेप वाइज मार्किंग है। तो देखो यहाँ पे जितनी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है उसके ऊपर परसेंटेजेस जो निकाली है उसके ऊपर टिक्स है, तो उसके हर के अपने अपने नंबर है। तो ये एक नंबर इस स्टेप का हो गया, तो वो मार्किंग रखी होती है। तो जैसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर जैसे हमने क्लास में अपने पास वो टेबल बनाते भाई अप टू डेट रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस ईयर वैसे करके करंट ईयर, तो वो करके पूरा वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, तभी इस क्वेश्चन के अंदर पूरे नंबर मिले हुए 6 नंबर उस के हो गए और 7 नंबर। तो एक एक चीज के मार्किंग इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या है वो टिक 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 करके मार्किंग है, ठीक है ना। तो नीट एंड क्लीन अगर होगा, चीजें आप बताएंगे, सारी चीजें आप लिखते हैं आप अपने पास में, तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। देन अगला पार्ट जैसे अगले पेज से शुरू हो रहा है उसी के बीच नहीं शुरू, तो आप अगले सब पार्ट को भी अगले पेज से करो ना यार। आंसर टू क्वेश्चन 3 भी बहुत क्लियरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना था, कैश फ्लो का था, सो चीजें बता रहे कि हर आइटम को बहुत क्लियरली लिखो भाई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो सारी चीजें। तो जो जो सी चीजें ठीक होती जा रही है, जो पॉइंट गलत है वो अल्टीमेटली उसके सब मार्क्स कट गए, तो इसी वजह से 6.5 मार्क्स मिले, तो टोटल में 13.5 क्वेश्चन 3 के, तो वो इंडिविजुअली मार्किंग हो रही है, सब मार्क्स हो रहे हैं, टोटल हो रहा है, तो ऐसे करके आपके मार्क्स बनते हैं। तो हर चीज का वर्किंग नोट है, कोई वर्किंग नोट बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो आपका है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना दो या स्टेटमेंट फॉर्म में कर दो, बातें की है, तो वो अल्टीमेटली किया है। देन ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन 2 आगे ए लिख दिया था तो काट दिया, क्योंकि क्वेश्चन 2 पूरा एक ही था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक्चुअली। तो अब जर्नल एंट्री से आपको ऐसा नहीं कि जो लाइनें मारने पूरी प्रॉपर
मैं बोलता हूँ पेन वगैरह स्केल लेके करनी है, कुछ है पेंसिल से नहीं, आप सीधा करिए, आप एक जनरल फॉर्मेट बना दीजिए, दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, नरेशन ऑब्वियसली बच्चे ने पूरी पूरी लिखी है, मैं फिर भी बोलता हूँ कि आप नरेशन बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे, चल जाता है, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव सीन कि जहां पे नरेशन बहुत डिटेल में भी नहीं लिख रहे, चलता है, मेन है एंट्री, पर लिख दीजिए नरेशन जो भी आ रही है अंटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज कि विदाउट नरेशन। तो बच्चे ने पूरी एंट्री से हर के नंबर मिलते जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके पास एंट्रीज है पूरा इसी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से करें। अगर बाई चांस कहीं कटिंग होती भी है तो उसको क्लियरली डिमार्केट है, द योर आपके पास जो राइटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो ऑब्वियसली लेजिबल हो, पढ़ी जा सके, समझी जा सके। ऑब्वियसली हर बच्चे की अपने किसी की ज्यादा अच्छी नहीं होती तो उससे घबराना नहीं है, इतनी हो कि बस समझ आ जाए, ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यूज वगैरह पूरी, आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है वो प्रॉपरली आपका बनाया, उसके 3 नंबर अलग से मिले हुए, ठीक है ना, तो वो करते हुए आपके पास किया गया। एंड देन बैंक अकाउंट है उसका है, ये गलत है तो आपके पास उस बेस पे मार्क्स है। देन अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था। वर्किंग नोट शुड बी क्लियरली आपके पास में मेंशन होना चाहिए, जैसे एओपी वगैरह है आपके पास में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट, कंसोलिडेटेड पीएनएल। बैलेंस शीट बनाते समय आप बहुत क्लियरली लिख रहे हैं, ये नोट्स जो अकाउंट्स आप देखिए पूरे प्रॉपरली एक एक चीज का नोट्स जो अकाउंट्स बनाया हुआ है, एक एक प्रॉपरली नोट्स अकाउंट्स, और उसमें चीजें लिखी जा रही है कौन सी कहाँ से आ रही है, वो सारी चीजें बेटा बताई जा रही है कि वो कहां कहां से कौन सी आ रही है। तो इसी तरीके से आपको पेपर करना है, जिस तरीके से हम लेक्चर में सॉल्व कराता हूं, जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है ना, तो वो आपके पास सॉल्विंग करी गई। देन अगला क्वेश्चन आया, ये 6A है जिसमें ईपीएस का था, वेटेड एवरेज शेयर्स निकाले गए, वो प्रॉपरली आपके पास बताया गया है। और फिर फॉर्मूला भी आपके पास कुछ जगहों में जैसे मैं बोलता हूँ वो लिखिए जरूर, तो वो पक्का लिख के आइए, ठीक है ना, और फिर कैलकुलेशन आप करके दिखाइए, ठीक है। फिर ये डाइल्यूटेड ईपीएस है, उसका प्रॉपरली फॉर्मूला लिखा और वो सॉल्विंग करी, पूरे 4 नंबर मिले। सेम तरीके से 6B है, ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में डिविडेंड डिक्लेरेशन के रूल्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहाँ कंडीशंस पूरी प्रॉपर लिखे भी, कंडीशन क्या है कि डिविडेंड रेट नहीं हो सकता एवरेज ऑफ 3 इयर्स, जो हमारा परसेंटेज है आपके पास में पेड अप कैपिटल रिजर्व कितने से कम नहीं होना चाहिए, 15% पेड अप कैपिटल। तो वो सारी कंडीशंस लिख के हमने लास्ट में अपने पास में कंक्लूजन दिया। तो दिस इज द करेक्ट वे। एंड यहाँ पर क्योंकि वो पुराने लॉसेस भी थे तो उसको पहले सेट ऑफ हो रहा था, तो वो वाली बात को भी लिखा गया है कि वो पॉइंट को हमें मेंशन करना था, ठीक है ना। मैंने जैसे बोला, मैं डिटेल का आंसर तो पूरा सॉल्व हो जाएगा आपके साथ में अलग से, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू कैन जस्ट सी कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। कई बच्चे सोचते हैं सर इतना नीट एंड क्लीन तो ऑब्वियसली हम नहीं कर पाते, कटिंग कुटिंग हो जाती है थोड़ी बहुत ही, बच्चे की कटिंग तो बहुत रेयरेस्ट केस में दिखने को मिल रही है। यस देखिए वो हर बच्चे का अपना है, होती भी है तो उसको सिंगल स्ट्राइक या बस डबल स्ट्राइक करिए, ये नहीं पूरा पूरा कट कर रहे हैं, वो लेजिबल होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, और जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उसको करो, क्लियरली डिमार्केशन हो, फॉर्मेट आप प्रॉपरली बनाए, चीजें बहुत क्लियर लिखे, एप्लीकेबल प्रोविजन जरूर लिखे, जहां अगर छोटा मोटा फॉर्मूला उसको मेंशन करिए। दीज आर दी बेसिक थिंग्स जिसे हमने अपने पास में इंश्योर करना है। अबे 6C था आपके पास, ब्रांच का था, वो वाला क्वेश्चन है, उसका अपने पास पूरा लिखा है, एक्सचेंज डिफरेंस जो है उसकी क्या ट्रीटमेंट बता दी, तो वो पूरा आ गया। छोटा सा पॉइंट एक गलत है तो इस क्वेश्चन में पूरे 14 में से 12 मिले थे, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ आप लोगों को बेटा अपनी तरफ से क्या करना है, आप लोगों को अपनी तरफ से पेपर को सॉल्व करके आना। तो ये कुशागर की कॉपी है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक में मिल जाएगा, जहां पर मैं आप लोगों को ये देखने को पूरी की पूरी कॉपी आप अपने एंड पे देख सकते हैं पेज बाय पेज। मैं आप ऑब्वियसली एक एक करके आंसर डिस्कस नहीं कर रहा जैसे मैंने आपको बोला था, बट एक आपको आइडिया देना चाहता हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आप प्रॉपर कॉलम्स बनाए, आप चीजें सारी की सारी लिखे, अगर आप स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन कर रहे तो हो जाएगा बेटा पेपर। हाँ ये चीज पक्की है। अगर मैं कहूँ एटलीस्ट अब एमसीक्यूज आने की वजह से कहीं ना कहीं हम टाइमली कंप्लीट कर भी सकते हैं, मैं ये मानता हूँ हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि 70 मार्क्स ही आपके रह जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में उतना टाइम नहीं लगता, अगर आते हैं तो वो आपके लिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने पेपर को पूरा प्लान करके एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। हाँ जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शनल वाले में से उनको पहले करें, ठीक है ना, और कंपलसरी को जैसे देखिए आप लास्ट में करना चाहते हैं, लास्ट में कर दीजिए जैसे भी आप लोग चाहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और ये एक और ये वाला कंपलसरी क्वेश्चन देखिए लास्ट में क्या बिल्कुल क्वेश्चन 1 है, ठीक है ना, सबसे ही लास्ट में, तो इसमें वो बोरिंग वाला है, उसमें स्पेशली हम अपने पास में नियम लिख रहे हैं कि वो क्या नियम है, ठीक है। फिर वो बोरिंग कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है, बट यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन वगैरह वो पूरी निकाल के दिखाई हुई है। फिर ये क्वेश्चन 1 भी था इन्वेंट्री वाला, उसमें गलती करी हुई है बच्चे ने, तो उसका आंसर वो गलत हुआ है कुछ, ठीक है ना। जितने स्टेप सही है उसके नंबर मिले, स्टेप वाइज मार्किंग है, जो स्टेप सही है उसका नंबर मिलेगा, जो स्टेप गलत है उसके नंबर कटेंगे भैया, सिंपल सी बात है। तो दिस इज द वे आई से चेक करता है, जितनी चीजें सही उसके नंबर मिलेंगे, जो चीजें गलत है उसके नंबर पेपर में कटते हैं। तो इसी तरीके से आपको करके आना, और इस चीज से नहीं घबराना कि हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, बैलेंस शीट टेली नहीं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो स्टेप सही होंगे उसके तो नंबर मिलेंगे ना, इट इज अ स्टेप वाइज मार्किंग प्रोटोकॉल।
तो आप लोगों को इस पेपर के से एक बार के लिए आइडिया लगा होगा किस तरीके से आपको पेपर अपना अटेम्प्ट करके आना है। बहुत सारी बेसिक चीजों का भी आप लोगों को पता होगा। जस्ट अपनी मेहनत करते चले, अपने ऊपर विश्वास रखे, अपने एफर्ट्स में किसी प्रकार से कमी ना रखे, और उस 3 घंटे के अंदर में अपना बिल्कुल फोकस क्लियर होते हुए हम अपने पास में अपने पेपर को अच्छे से करके एक एग्जीक्यूशन अपने एंड पे प्रॉपर तरीके से करें, तभी हम अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सो चाहे आपने सितंबर में पेपर देना है, चाहे आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी की है, चाहे आपने मई में देना है या आगे देना है, आपको एटलीस्ट आइडिया लगेगा आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सो मिलते हैं आप लोगों से और भी बहुत सारे वीडियोस में। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट आप लोगों के लिए कंटेंट है, वो भी आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। हेलो बच्चा बाड़ी, आई होप आप लोग सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुशाग्र जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, जिसने बच्चों लॉ में 80 मार्क्स स्कोर किए हैं, हम लोग आपको उसका आंसर शीट दिखा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर्पस कौन सा क्वेश्चन था, कितने मार्क का था, उसमें उसे कितने मार्क मिले, आंसर क्या होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे हमारा इंटेंशन आंसर क्या होना चाहिए वो नहीं है बच्चों, बट जब भी बच्चों लॉ की बात होती है, बच्चों के मन में हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि सर लॉ लिखते कैसे हैं, क्या फैक्ट ऑफ द केस लिखना जरूरी है, क्या लॉ कंक्लूजन जिसे आप लोग प्रोविजन एनालिसिस भी बोलते हो, सर क्या वो लिखना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं बच्चों के मन में। वो सारे डाउट्स को ठीक है दूर करने के लिए, और लिखते कैसे है बच्चों, AIR1 ने कैसे लिखा है, बेसिकली हम इस सेशन में बच्चों वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये था उसका फर्स्ट पेज, जो बच्चों एक OMR शीट थी। आप देख सकते हो सभी लोग, एक OMR शीट थी बच्चा पार्टी, जिसमें राइट साइड में बच्चों अगर आप देखोगे तो कटा हुआ है, जहां पे उसने अपना रोल नंबर लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है। फिर ऐसे बच्चों आपको फिल करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है, ग्रुप नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस लिखा हुआ है। साथ साथ बच्चों उसने ये मेंशन किया हुआ है कि मेन बुकलेट के साथ में उसने कितने शीट्स अटैच की है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल बच्चा बात है कि ये सारी चीज आपने एंड में फिल करना चाहिए। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल बच्चों कि ये सारी शीट ठीक है आपने फिल करनी चाहिए। फिर बच्चों MCQ का पेपर कोड दिया होता है आपको, भाई वो पेपर कोड भी यहाँ पे प्रिंट करना है। MCQ के बुकलेट का सीरियल नंबर जो दिया है बच्चों वो भी आपको डालना है। ये पेपर नंबर कौन सा है ये भी मेंशन करना है। आप देख सकते हो बच्चा पार्टी, साथ में उसने लेवल ऑफ एग्जाम भी लिखा है, ये इंटरमीडिएट है, उसके सामने बच्चों उसने टिक किया है, फिल किया है। एंड स्ट्रीम कौन सा है सर, न्यू है कि ओल्ड है, बिकॉज बच्चों ICI पे ठीक है कई बार दोनों के एग्जाम बच्चों चल रहे होते हैं, ओल्ड स्ट्रीम का भी चल रहा होता है और न्यू स्ट्रीम का भी चल रहा होता है बच्चों, तो उसने वो भी मेंशन किया है। सो दिस इज हिज OMR शीट एवरीवन, यू कैन सी जो उसने फिल किया हुआ है। ओके, और ऊपर मेंशन किया है सर कि उसे कितने मार्क्स मिले हैं, 30, मतलब बच्चों 30 मार्क के MCQ थे और उसे बच्चों पूरे के पूरे 30 मार्क मिले हैं। और यही बच्चों बहुत ब्यूटीफुल चीज है ज्यादा स्कोर करने के लिए, दैट इज बच्चों MCQ में मोस्ट ऑफ द मार्क्स लाने की कोशिश करो। मैं बच्चों को वही बोलता हूं कि इफ इट इज पॉसिबल बच्चों ठीक है MCQ में 30 में से वर्स्ट केस में 25 मार्क तो आपके आ जाने चाहिए, क्योंकि भाई कंसेप्ट बेस ही होता है और कंसेप्ट तो बच्चों हर एक का स्ट्रांग होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप बच्चों 30 में से 25 मार्क यहां लेके आ जाते हो ना, तो बचे हुए 70 मार्क में से बच्चों ठीक है आप आधे यानी 35 पे लेके आते हैं बच्चों, तो यू आर स्कोरिंग अ एग्जाम्शन। और कुशाग्र की बात की जाए बच्चों तो उसे 30 में से 30 मार्क MCQ में लेके आए, बचे हुए 70 में से बच्चों 49.5, एंड दिस केम टू हिज एवरेज ऑफ ठीक है 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 बच्चा पार्टी, विच इज अ वेरी 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 गुड वे टू स्कोर गुड मार्क्स। मैं ये सेम चीज बच्चों आप लोग को ऐप से भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, कि बचे हुए पे बच्चों उसको 49.5 मार्क मिले। आप देख सकते हो बच्चों ICI ने
मार्किंग कैसे किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क का था, उसमें उसको 1A में कितने मिले हैं, 1B में कितने मिले हैं, 1C में कितने मिले हैं, यानी पहले से बच्चों 14 में से उसको मिले 11। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों में से मिले 14 में से 11। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों से मिले हैं, ठीक है, 14 में से 8.5। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों 14 में से 9। एक क्वेश्चन बच्चों ऑप्शनल होता है, उसने क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल में छोड़ दिया। एंड 6 क्वेश्चन में मिले बच्चा पार्टी उसे 14 में से 10.5। ओके एवरीवन, ठीक है। अब डिटेल में बच्चों डिस्कशन करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यस, ये बच्चों सेकेंड शीट आप लोगों की, सेकेंड शीट बच्चों आप लोगों की। ये सेकेंड शीट में वैसे तो कुछ अगर ने यहाँ पे टिक नहीं किया है, आइडियली टिक करना चाहिए बच्चों, बट बच्चे कई बार मुझे पेपर खत्म होने के बाद बोलते भी है कि सर हमने आंसर तो लिख लिया, लेकिन सर वो कौन कौन से क्वेश्चन टिक किए थे वो मेंशन नहीं किया। तो देखो बच्चों, इसने भी यहाँ मेंशन नहीं किया। मेंशन नहीं करने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि भाई आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों, वो क्वेश्चन आपने टिक करने चाहिए। जैसे आई गेस उसने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व नहीं किया था ना, इसको छोड़ के बच्चों बाकी सारे उसने टिक कर देना चाहिए, ठीक है। इट्स अ गुड वे टू डू इट। नॉर्मल बच्चों ये हम आखिरी में करते हैं। ओके, मूव करते हैं सर आगे, मूव करते हैं सर आगे। आप देख सकते हो बच्चों लॉ में भी स्टेप मार्किंग है, बट आपने क्या लिखा, जैसे बच्चों यहां पे उसने प्रोविजन लिखा है, तो प्रोविजन के लिए भाई आपको स्टेप दिया। फिर आपने, ठीक है, ये वाला भी लॉ उनके हिसाब से आपने मेंशन करना चाहिए था, उसमें भी बच्चों आपको स्टेप मार्क दिया। एंड कंक्लूजन में ये 2 कंक्लूजन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे होने चाहिए, तो बच्चों आपने वो सॉल्व किया, तो उसमें भी आपको स्टेप मार्किंग दिया और टोटल मार्किंग भी बच्चों यहां पे दे दिया। तो स्टेप 3 यहाँ पे ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप देख सकते हो बच्चा पार्टी दे वर एक्सपेक्टिंग कि आपने ये और ये लॉ मेंशन करना चाहिए, उसने ये और ये लॉ मेंशन किया। कंक्लूजन में बच्चा पार्टी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंक्लूजन आपने मेंशन करना चाहिए, वो बच्चों आपने मेंशन किया, एंड उसके हिसाब से बच्चों आपको मार्क मिल गया। अब अगर नोटिस करोगे सभी लोग, तो ठीक है बच्चों, कुछ लोग क्वेश्चन मार्जिन के लेफ्ट में लिखते हैं, कुछ लोग बच्चों क्वेश्चन मार्जिन के लेफ्ट में लिखते हैं, ठीक है। इसने बीच में लिखा वो भी बच्चों चलता है, और ठीक है मेंशन कर दे क्लियरली आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A। तो क्वेश्चन ने बच्चों स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से ही। वैसे मैं आपको बता दूं कि बच्चों, ठीक है, आपका कॉल है, आप कोई भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, बस सब क्वेश्चंस आपने साथ में मेंशन करने चाहिए। यानी 1A किया तो फिर 1B 1C कंप्लीट करो बच्चों, फिर लगे तो 4 चालू करो, 4A 4B 4C कर लो, ठीक है। अब कुछ टीचर्स बोलते हैं सर आपने आंसर में फैक्ट ऑफ द केस लिखना चाहिए, लॉ लिखना चाहिए, कंक्लूजन लिखना चाहिए। लॉ के लिए वर्ड यूज करते हैं सब लोग प्रोविजन, कंक्लूजन के लिए कुछ लोग एनालिसिस वर्ड यूज करते हैं। फैक्ट ऑफ द केस क्या होता है बच्चों, पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको समराइज करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसा आईसीआई के आपको आंसर्स आते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ भाई ये फैक्ट ऑफ द केस वगैरह ये सब पता नहीं मार्केट में ये क्यों बनाया हुआ है। आपको लॉ लिखना पड़ेगा जो आपने आंसर में यूज किया है, एंड बच्चा पार्टी कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अब भले ही लॉ या कंक्लूजन नाम दो या ना दो, पहले तो भाई आपको लॉ लिखना पड़ेगा, नाम मत दो लेकिन लॉ तो लिखना पड़ेगा पहले, और बाद में बच्चा पार्टी कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। आईसीआई के बच्चों आप देख सकते हो मॉड्यूल में भी वैसा मेंशन किया हुआ है, और वो सेम चीज बच्चा पार्टी आप एमटीपी आरटीपी में भी देखते हैं बच्चों। तो कुशाग्रह ने बहुत सिंपल किया, कोई नाम वाम नहीं लिखा, ठीक है, सीधा बच्चों पहले लॉ मेंशन किया है, आप देख सकते हो सेक्शन मेंशन किया हुआ है बच्चा पार्टी, और फिर कंक्लूजन स्टार्ट किया। कंक्लूजन स्टार्ट कैसे कैसे किया, ऑन अप्लाइंग द अबव प्रोविजन इन दिस केस। बच्चों सीधा सीधा उसने कंक्लूजन लिखना स्टार्ट किया। तो सर नंबर 1 क्या नाम दिया कि मैं लॉ लिख रहा हूं, नहीं दिया। क्या नाम दिया कि मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, नहीं दिया।
तो जो नाम लिखना में जरूरी नहीं है कि आप नाम लिखो कि मैं लॉ लिख रहा हूं, कंक्लूजन लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग बच्चों डायरेक्टली पहले लॉ लिखो और फिर कंक्लूजन लिखो तो भी चलेगा। नाम लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, फैक्ट ऑफ द केस का। कौन सा फैक्ट ऑफ द केस मेंशन किया हुआ है? ठीक है, तो फैक्ट ऑफ द केस अगर मेंशन करना है ऐसे बच्चों कोई कंपलसरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप देखो, आई वॉन्ट से कि हैंडराइटिंग इज बेस्ट ऑफ द हैंडराइटिंग। सिंपल हैंडराइटिंग है, हर चीज को बच्चों सफिशिएंट स्पेस के साथ में लिखा हुआ है, सफिशिएंट स्पेस के साथ में लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, एकदम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। ठीक है, जहां नया पॉइंट आ रहा है बच्चों एक लाइन का स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। ऑन अप्लाइंग द अबव सेलेक्टेड पोर्शन इन दिस केस, पहले फर्स्ट लिखा, ठीक है, फिर सेकंड के लिए एक लाइन छोड़ा, फिर सेकंड मेंशन किया बच्चों, तो वैसे एकदम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ना 1A खत्म हो गया। हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि अगर आधे से ज्यादा पेज लग चुका है आप लोगों का उस क्वेश्चन पे, उस सब क्वेश्चन पे, तो भाई वहां पे ही 1B मत लिखो, नेक्स्ट पेज पे मूव करो। तो बच्चों उसने लिखा नेक्स्ट वाला 1B यहां पे, अगेन लॉ पहले मेंशन किया हुआ है, फिर इन दिस केस लिख के कंक्लूजन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में स्टेप मार्किंग जहां जहां देनी है उनके हिसाब से क्या क्या आंसर होना चाहिए, वैसे बच्चों आपको स्टेप मार्किंग मेंशन की हुई है जो आप देख सकते हो। फिर देखो बच्चों सब क्वेश्चन उसने नए पेज से स्टार्ट किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ऐसे सेंटर में भी लिख सकते हो या बच्चों आप ऐसे साइड में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां क्लियरली आंसर मेंशन किया हुआ है बच्चों। आंसर लिखना कंपलसरी नहीं रहता, आप सीधा क्वेश्चन नंबर 1C भी लिख सकते हो, उनको पता है बच्चों आप आंसर ही लिख रहे हो। ठीक है, अगेन पहले बच्चों प्रॉपरली लॉ कोड किया गया एंड बच्चा पार्टी फिर ठीक है कंक्लूजन कोड किया। ऐसे के हिसाब से भी एक मॉडल वो होता है कि भाई कितने कौन कौन से पॉइंट आपने मेंशन किया था, क्या आपने वो पॉइंट मेंशन किए, उसके हिसाब से बच्चों वो अपने हिसाब से स्टेप की मार्किंग रखते हैं। ओके एवरीवन, देखो फिर नया क्वेश्चन बच्चों उसने नेक्स्ट स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2A। आप यहां भी लिख सकते हो, पहले लॉ मेंशन किया बच्चों, सेक्शन 42 पे क्वेश्चन था एंड बाद में बच्चा पार्टी कंक्लूजन मेंशन किया हुआ है। बाद में बच्चा पार्टी प्रायर प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, कंक्लूजन मेंशन किया हुआ है। ओके एवरीवन, ठीक है, तो देखो हमारा इंटेंशन ये नहीं है बच्चों कि आप लोग को अभी आंसर क्या था, कौन कौन से पॉइंट लिखने थे, कितने मार्क मिल रहे हैं। ठीक है, हमारा इंटेंशन आपको बच्चों बताने का कि लिखने के तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं। ओके, तो आप पे कुछ कंफ्यूजन से बच्चों ऐसे क्लियर हो जाएंगे और अच्छा मार्क स्कोर करने के लिए बच्चों दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को एमसीक्यू में स्कोर करना है प्रॉपरली, और बचे हुए 70 मार्क के जो बच्चों आपके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जनरल क्वेश्चन आते हैं, कोशिश करो आराम से बच्चों उस पर 35 मार्क्स तो वर्स्ट केस में आप स्कोर कर सकते हो टू स्कोर अ एग्जामिशन। ओके, दूसरा बच्चों नया सब क्वेश्चन जब भी है वो आप लोग को न्यू पेज से स्टार्ट करना है। फैक्ट ऑफ द केस वेस ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिल्कुल, कि एक अच्छा तरीका होता है कि भाई फैक्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन क्या रेज कर रहा है, उस पर लॉ क्या बोलता है एंड फिर इस पे आंसर क्या है। लॉ क्या बोलता है, इसमें आंसर क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो बस केस में बच्चों लॉ और कंक्लूजन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, पहले लॉ मेंशन करना पड़ेगा, फिर आंसर तो बच्चों आपको लिखना ही पड़ेगा। उसमें भी लॉ नाम देना जरूरी नहीं है, कंक्लूजन नाम देना जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, आप लिखो तो भी चलेगा कि आप प्रॉपर्ली बाइफरकेट कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे लॉ मेंशन किया, यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन किया, या फिर बच्चा पार्टी आप डायरेक्टली भी पहले लॉ लिख सकते हो और कंक्लूजन लिख सकते हो। मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ,
लॉ की जगह पे आप प्रोविजन लिखो, वो भी चलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं कि भाई प्रोविजन ही नाम है उसका या लॉ ही नाम है उसका। कंक्लूजन के जगह पे आप बच्चों एनालिसिस भी लिख सकते हो। और एक पार्ट, अगर बच्चों कोई क्वेश्चन किसी केस स्टडी से एकदम मैच करता हो तो आपने बच्चों रेफरेंस केस भी साथ साथ मेंशन करना चाहिए। मैं कोई थ्योरी क्वेश्चन के भी देखता हूँ बच्चा बैठे कि कोई थ्योरी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो थ्योरी क्वेश्चन किसका लिखा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर नोटिस करोगे तो उसने मार्जिन के लेफ्ट को सिर्फ छोड़ के रखा हुआ है। मैं बच्चों को बोलता हूँ इसमें आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, बट सारे सब पॉइंट्स जो है ये देखो वो बच्चों मार्जिन के राइट साइड में लिखोगे। लेफ्ट साइड वाला बच्चों सिर्फ क्वेश्चन नंबर के लिए ही है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि ये वाला पार्ट जो है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये इधर लिख देते हैं, तो बच्चों ये भी आपको नहीं करना है। बाकी मस्त पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त पॉइंट वाइज लिखा है बच्चा पार्टी, पॉइंट वाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन एक आधी बता देता हूं। तो ऐसे बच्चों पॉइंट वाइज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो कि मार्जिन के लेफ्ट वाले को बच्चों यूज ना करो। ओके एवरीवन, कोशिश करो बच्चों की मार्जिन के लेफ्ट वाले को यूज ना करो। तो बेसिकली बच्चों यही कहानी है जो मुझे आपको बतानी थी। मैं आपको एक आधी थ्योरी क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा कि उसने कैसे लिखा है। प्रैक्टिकल्स तो आपको समझ गया। ओके एक और चीज तो बच्चों मैं आप लोगों को बोलूंगा अवॉइड करना चाहूंगा। ये पॉइंट्स के अंदर जो आप देख रहे हो ऐसे बाजू में ऐसे डॉट डॉट लिखे हुए हैं, कोशिश करना बच्चा पार्टी वो डॉट्स के जगह पे, डॉट्स का बच्चों अपने पर्सनल सेल्फ नोट्स में तो बना सकते हैं, बट वहां पे बच्चों पॉइंट का नंबर मेंशन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि पॉइंट के नंबर बच्चों मेंशन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, जैसे बच्चों ये इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने बच्चों पैराग्राफ वाइज लिखा है सब कुछ। पैराग्राफ वाइज भी आप मेंशन कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है पॉइंट वाइज भी लिखोगे बच्चों तो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगा। अगर पॉइंट वाइज भी चीजों को लिखोगे तो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगा। तो बस बच्चा बाड़ी यही सारी बेसिक चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आई होप ठीक है ये सेशन आपको हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली लॉ में कैसे लिखा जाता है और जो कॉमन मिथ है बच्चा बाटी वो मिथ बर्स्ट हो गए। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों। अभी तक आप लोग कुशाग्र की अकाउंट्स की कॉपी देख चुके हो, लॉ की कॉपी देख चुके हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके टेक्स्ट की कॉपी की। सबसे पहले मैं आपको कुशाग्र के टेक्स्ट के मार्क्स बता दूं। कुशाग्र हैज स्कोर्ड वंडरफुल मार्क्स 92 आउट ऑफ 100 विच इज नॉट अ जोक। टेक्स्ट के पेपर में 90s को टच करना अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रैक्टिकल पेपर में तो आप कर सकते हो, लेकिन सर टेक्स्ट जैसे पेपर में जहां पे कंटेंट इतना वास्ट है वहां पर अगर आप 92 स्कोर कर रहे हो तो दोस्त ये वाली कॉपी तो देखनी बनती है। तो सर मेरे पास ये सब्जेक्टिव कॉपी है इनकम टैक्स की, 3A इनकम टैक्स, और इसके अंदर कुशाग्र ने 35 में से 30 स्कोर किया है। 50 नंबर का पेपर है जिसमें से 70% सब्जेक्टिव है एंड 30% आपका एमसीक्यू है। 15 नंबर के एमसीक्यू हैं, उसमें उसने 15 में से 15 स्कोर करे हैं, और आपके पास जो सब्जेक्टिव पोर्शन है 35 में से उसने 30 स्कोर करे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त मार्क्स है। आइए देखते हैं कि सर टेक्स्ट में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करी है कुशाग्र ने, जिसकी वजह से इसको इतने अच्छे नंबर मिले हैं। राइट, तो ये हमारे पास सबसे पहले 2A का क्वेश्चन है। इसमें टोटल इनकम निकालनी है तिलक की। अब जरा आप ध्यान से देखो, ये रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। कुशाग्र ने क्लियरली मेंशन करा है कि वो क्वेश्चन में क्या करने वाला है। रेंडमली क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा,
उसने ऊपर स्टेटमेंट मेंशन करा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर तिलक फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ये दिखने में बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन पे बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, और इसने पर्टिकुलर्स वाले कॉलम पर अपने पास सारे के सारे जो इनकम के सोर्सेस हैं उसे प्रॉपर तरीके से मेंशन करा है, और आरओआर के हाथ में क्या टैक्सेबल है, आरएनओआर के हाथ में क्या टैक्सेबल है, इस चीज को भी उसने उसके अंदर मेंशन किया है बेटा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपके पास सारे के सारे एडजस्टमेंट्स इसके करेक्ट है, डिजिटल मार्किंग होती है आपको पता है। इसके बाद यहां पर देखिए जीटीआई निकाला, तो जीटीआई में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, शॉर्ट में जीटीआई लिखते हैं, उसने जीटीआई नहीं लिखा, उसने ग्रॉस टोटल इनकम लिखा। इसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पूरा लिखा, 80C में कौन सी डिडक्शन है, 80TTA में कौन सी डिडक्शन है, सब कुछ लिखा। मतलब कुशाग्र ने बूझो तो जाने ये नहीं खेला एग्जामिनर के साथ, उसने हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से मेंशन करके चला है। इवन आप देखो उसने नोट भी यहां पर मेंशन करा है, द इनकम ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट विल इंक्लूड द इनकम फ्रॉम द फॉरेन बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया। तो बाबू इसने देखो यहां पर नोट डाला होगा, और उसी नोट को उसने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमारे पास ये 2B वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टीडीएस का क्वेश्चन था, एंड जैसा कि हम क्लास में आपको बताते हैं कि पहले आपको लॉ लिखना है, लॉ लिखने के बाद आपको फैक्ट लिखना है, और फैक्ट लिखने के बाद आपको कंक्लूजन देना है। तो यहां पर 194I आया है, एज पर सेक्शन 194I ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप अटेंशन टू डिटेल देखो, उसने सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लिखा, इनकम टैक्स एक्ट नहीं लिखा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा। Tax is required to be deducted at source in relation to payment of rent of land and building at the rate of 10% when the payment is made to a resident person exceeding rupees 2,40,000 per annum। रुपीस का भी साइन लगाया है, रुपीस का भी साइन लगाया है। एंड आप पूरा ध्यान से देखो, कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं है, मतलब बिल्कुल ही क्लियर थॉट के साथ उसने अपने आंसर्स लिखे हैं ताकि कहीं पर कोई भी कटिंग ना हो। However, section 194I shall be applicable on individual and HUF whose turnover or gross receipt does not exceed 1 crore or 50 lakh respectively, not applicable in this case as the amount is paid by a company। तो इस क्वेश्चन में पेमेंट कंपनी ने किया था, तो ये वाला प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। फर्दर, टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन द रेंट पेड एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। इन द गिवन केस एबीसी लिमिटेड ने 75,000 का रेंट दिया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो इस केस में आपका टीडीएस कटेगा। अब देखो यहां पर उसने गलती से शॉर्ट फॉर्म में देखो टीडीएस लिख दिया था, हेंस टीडीएस, फिर उसने टीडीएस को काटा, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किया, फिर लिखा टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द पेमेंट एट द रेट ऑफ 10%। तो उसने कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करे, जहां पर बाय चांस वो करने वाला था उसने क्लियरली उसको कट किया। और देखो कितना नीट एंड क्लीन कट किया है कि सर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, एकदम गुची मुची मत कर देना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भी क्लास में आपको बताते हैं कि सर आपको पहले लॉ लिखना है, तो उसने लॉ लिखा, देखो लॉ में भी उसको नंबर मिले, इसके भी स्टेप मार्किंग है। इसके बाद इसने क्या किया सर, इसके बाद इसने क्या किया भाई, इसके बाद इसने नीचे कैलकुलेशन करी है, फिर इसने बताया कि टीडीएस कटेगा 10% से, उसके भी नंबर थे, और जितना टीडीएस का अमाउंट था उसका भी आपके पास यहां पर नंबर है। सेम इसी तरीके से इसने अगला पार्ट आंसर किया है। पहले लॉ लिखा है सेक्शन 206C 1F लग रहा है, ये पहला पैराग्राफ लॉ का है, दूसरा पैराग्राफ फैक्ट का है, एंड तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन का है। सो दिस इज द राइट वे। एंड आप देखो कि उसको प्रॉपर मार्क मिले हैं हर एक स्टेप के। ये देखिए 3A में एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। अब मुझे नहीं लगता कि शायद इसको कहीं ना कहीं वो सेक्शन याद नहीं आ रहा होगा डीम्ड डिविडेंड वाला, तो अगर इसको डीम्ड डिविडेंड वाला सेक्शन याद नहीं आ रहा था तो इसने बहुत ही खूबसूरती से लिख दिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हो अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है। प्रोविजन, प्रोविजन के बाद फैक्ट्स, फैक्ट्स के बाद कंक्लूजन। तो इसी तरीके से हमारे पास कुशाग्र ने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। 3A का 2 देखो, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन कर रहा है, तो प्रॉपर उसने हेडिंग डाली है कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। इवन असेसमेंट ईयर भी उसने यहां पर अपने पास मेंशन किया है, और जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है उस ट्रीटमेंट का ब्रीफ में अपने पास एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है साइंटिफिक रिसर्च पे, तो यहां पर ये अलाउड हो जाएगा विदाउट सर्टिफिकेशन। अगर ये पिछले साल्स को रिलेट कर रहा होता, मतलब बिजनेस कमेंसमेंट से पहले को रिलेट कर रहा होता, तो वहां पर ये अलाउ नहीं होता। तो इसने क्लियरली सर्टिफिकेशंस की बातें करी, ठीक है। इसके बाद अमाउंट पेड टू एच लिमिटेड इंडियन कंपनी हैव द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड अप्रूव बाय द अथॉरिटी। तो छोटा छोटा ब्रीफ में अपने वर्ड्स में उसने जस्टिफिकेशन दिया अपने हर एक ट्रीटमेंट का। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड अलाउ नहीं होता, तो ब्रैकेट में लिख दिया कि इट इज नॉट अलाउड। और जितने आपके मार्क्स स्टेप सही हैं उतने पे आपको मार्क्स मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो, इसने जहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है वहां पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, इसने नेक्स्ट पेज से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया। ये चाहता तो 3B यहां से शुरू कर सकता था, लेकिन इसने हर एक पेज पे फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट किया है, राइट। तो दिस इज द राइट अप्रोच। अगेन देखो, कैपिटल गेन निकाल रहा है तो प्रॉपर हेडिंग दे रहा है, एक एक चीज ये मेंशन करके चल रहा है, कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं हो रहे, और यही रीजन है। अब यहां देखो, इसने नोट निकाला हुआ है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नोट नंबर 1, फिर देखो नीचे सेक्शन 54 का नोट नंबर 2। तो नोट भी मेंशन करके चलना पड़ता है। हम जब क्लास में आपको कराते हैं तो सेम इसी तरीके से कराते हैं, नोट नंबर भी आपको मेंशन करने हैं। नोट नंबर 1, उसने कॉस्ट कौन सी उठाई, 1/4/2001 से पहले की प्रॉपर्टी थी, तो उसने कॉस्ट कौन सी उठाई वो निकाला, फिर उसका इंडेक्सेशन कैसे हुआ उसने वो बताया। नोट नंबर 2, सेक्शन 54F का जो एग्जेम्पशन है या 54 का जो एग्जेम्पशन है उसके बारे में बताया। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो वहां पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में प्रोवाइड करके चलना है। ये टोटल इनकम का क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहा है, क्लियर जस्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है कि कहां पर हमने नील ली है, क्यों नील ली है, या कहीं पर वैल्यू ली है तो क्यों ली है। अब ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, सेट ऑफ कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड लॉस अलाउड टू बी सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख रुपए तक का ही लॉस सेट ऑफ हो रहा है। रिमेनिंग लॉस क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सेट ऑफ किससे कर रहा है वो भी यहां पर वो मेंशन करके चल रहा है कि मैं पीजीबीपी से सेट ऑफ कर रहा हूं। तो सर आप ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में आउट ऑफ 15 ही स्कोर्ड 11.5, इन सेकंड क्वेश्चन आउट ऑफ 10 ही स्कोर्ड 9, इन थर्ड क्वेश्चन आउट ऑफ 10 ही स्कोर्ड 9.5। तो इससे इसका टोटल जाके बन गया 34.5 था, सॉरी 29.5 था, एंड एग्जामिनर हैज गिव हिम 30 मार्क्स। तो दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ राइटिंग द पेपर। एक बार जल्दी से क्विकली हम इसका जीएसटी का भी कॉपी चेक कर लेते हैं बच्चों, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं इसका जीएसटी का कॉपी भी ले आऊं। ये रहा जीएसटी का कॉपी। जीएसटी में देखिए ही स्कोर्ड 31.5 आउट ऑफ 35, तो ओवरऑल जो इसके मार्क्स बने वो 32 बने। जीएसटी के एमसीक्यू के अंदर भी ही स्कोर्ड 15 आउट ऑफ 15, तो कुशाग्र के 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 बन रहे हैं। अब यहां पर अगर आप आंसर देखते हैं तो सेम हर चीज का प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन, फ्रेट चार्ज इंक्लूड होता है एज पर सेक्शन 15(2), सप्लाई ऑफ गुड्स टू कैलकला एग्जिम प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंटरस्टेट, जो भी उसने किया एक एक चीज उसने मेंशन करी है। म्युनिसिपल टैक्सेस 15(2) में इंक्लूड करे जाते हैं। तो आप हर एक चीज जो कर रहे हो उसका ब्रीफ में आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन देते हो तभी मामला होता है। दूसरी चीज आप नोटिस करो कि कुशाग्र के पेपर में हर जगह पर कटिंग बहुत कम है, और ये कटिंग कम क्यों है, क्योंकि ही वॉज राइटिंग द पेपर विद द क्लियर थॉट्स। आप उसका प्रेजेंटेशन देखो, हर जगह पर प्रॉपर हेडिंग देना, प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाकर काम करना, राइट। हर एक छोटे छोटे ट्रीटमेंट का ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देना, इसकी वजह से कुशाग्र को इतने बढ़िया मार्क्स मिले हैं, राइट।
तो दिस इज द राइट अप्रोच जो आपको भी फॉलो करके चलनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिलेगा। अब ये देखो, यहां पर टैक्सेबल सप्लाई निकाल रहा था, तो पर्टिकुलर अमाउंट और रिमार्क्स जो भी ट्रीटमेंट वो कर रहा है, उस ट्रीटमेंट का जस्टिफिकेशन उसने राइट साइड पे लिख दिया। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है। पर्टिकुलर्स आपने आइटम लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, एंड देन उसका जस्टिफिकेशन एक्सट्रीम राइट पर दे दिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन। तो दिस इज ऑल्सो द गुड अप्रोच जो आप फॉलो कर सकते हो। एंड बिल्कुल आराम से, प्यार से उसने हर एक चीज को लिखा है। और जहां कहीं पर भी अगर कटिंग हुई भी है तो देखो, एकदम थोड़ा सा कट किया, गंद नहीं मचाया उसने कहीं पर भी। और इन सब छोटी छोटी चीजों का भी एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट निकल कर आता है दोस्तों, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको क्लास में नहीं कराया जाता, सेम चीजें आपको क्लास में कराई जाती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत बच्चे की है। बच्चा अपने लेवल पर कितने एफर्ट्स लगा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लासेस पढ़कर ही नंबर आते होते तो जितने भी बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं वो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लेते। लेकिन नंबर वही बच्चा सिक्योर कर पा रहा है जो बच्चा अपने पास पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है, फुल डेडिकेशन से अपने पास पढ़ाई कर रहा है, राइट। आई होप ये कॉपी देखकर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, एंड देन आपके पास सही तरीके से काम निकल आएगा, राइट। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।